हेलो, मैं नीरज कुमार। आज मैं आपको इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं बेस्ट नॉर्मलाइजेशन के गूगल रिसर्च के इस पेपर को फॉलो करने वाला हूँ। मैं सारे इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आपको स्टडी करने में आसानी हो। एक्चुअली होता क्या है, आजकल के समय में डीप लर्निंग का जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। पहला तो डीप लर्निंग का डेटा बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैचेज यूज़ करते हैं, मिनी बैचेज यूज़ करते हैं। मिनी बैच तो आजकल भाई वो ट्रेडिशन बन गया है। मीन्स अदर 16 साइज हो, 32 साइज हो, ये तो बहुत कॉमन है, बाय डिफॉल्ट ये लोग यूज करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि डेटा में बहुत सारा इशूज होता है। वो डेटा नॉइसी होता है, करप्ट होता है, उसमें बायसनेस होता है, स्पार्स होता है, बहुत सारा इरेगुलरिटी होता है। उससे रिजल्ट क्या होता है कि हमें नेटवर्क ओवरफिटिंग हो जाता है कभी ट्रेनिंग के समय में। मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो मेमोराइज करने लगता है ट्रेनिंग डेटा से बहुत सारी चीज़ों को। फिर क्या होता है कि कभी कभी वेनिशिंग ग्रेडियंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब आप कितना भी इपोक चले जाइए, पता चला लर्निंग कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर क्या होता है कि जनरलाइजेबिलिटी इशू हो जाता है। मतलब आपका सिस्टम का एक्यूरेसी ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन जहाँ टेस्ट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज हुआ, रिजल्ट सब उल्टा सीधा होने लगता है। अदर प्रॉब्लम क्या होता है कि ट्रेनिंग में ही पता चला कि ट्रेनिंग हो ही जा रहा है, बहुत सारा स्लो स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे इशूज होते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है कि आपका डीप लर्निंग का सिस्टम अच्छा नहीं बन पाता है। तो इन सब के बहुत सारे कारण हैं। मैं एक इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट होता क्या है? इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट क्या होता है कि जैसे जब हम डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर बनाते हैं तो पहले हम एक इनपुट रखते हैं, फिर मल्टीपल लेयर्स रखते हैं, फिर आउटपुट लेयर रखते हैं। तो हर लेयर को जो डेटा है कुछ इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब जो डेटा एक लेयर से दूसरे लेयर में कुछ इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाता है। जो जाता है वो डेटा को इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब यहाँ से लेयर 1 में जाएगा, लेयर 2 में जाएगा, लेयर 3 में जाएगा, ऐसे जाएगा। तो क्या होता है कि जब हम डेटा को मिनी बैचेस में लेते हैं, हमारा डेटा नॉइसी है, तो इनपुट जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर लेयर में चेंज हो जाता है। तो चेंज होने से क्या हो जाता है, मतलब पहले का लेयर कुछ और हो गया, दूसरे में कुछ और हो गया। तो इस तरह से लेयर में चेंजेस होने से, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के चेंज होने से क्या होता है कि हम जितने भी प्रॉब्लम्स आपको अभी डिस्कस किए वो सारे प्रॉब्लम्स ऑकर होने लगते। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट। अब इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें एक इनपुट लिए है और एक आउटपुट लेयर लिए है और बीच में m लेयर्स को लिए। इसका ये kth लेयर है। इस kth लेयर को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो उस लेयर में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन डालते हैं, 4 परसेप्ट्रॉन लगा देते हैं। मतलब जस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हमने 4 परसेप्ट्रॉन में लगाया, बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पर। तो 4 परसेप्ट्रॉन लगाते हैं, इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन को भाई साइज को 4 रखते हैं। ये 4 इनपुट नोड से हमें डेटा 4 परसेप्ट्रॉन को जा रहा है, ये 4 आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेयर में जा रहा है, अब टू देन आउटपुट। अब हम क्या होता है कि जनरल परसेप्ट्रॉन जब हम यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हमारे W1 से फर्स्ट परसेप्ट्रॉन को जा रहा है, तो डेटा W1 से फर्स्ट परसेप्ट्रॉन को जाएगा, तो इसका न्यूरॉन जो कनेक्ट करेगा उसका वेट x1 है। फिर W2 से जो फर्स्ट परसेप्ट्रॉन को कनेक्ट करेगा उसका वेट मान लीजिए x2 है। फिर इसी तरह x3 x4 ऐसे कुछ है। फिर इसी तरह ये सेकेंड को कनेक्ट करेगा, फिर थर्ड को कनेक्ट करेगा। मान लीजिए कि ये सारा मल्टी कनेक्ट ऑल कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है नेटवर्क ट्रेनिंग का होता है फॉरवर्ड पास। तो हम उसमें क्या करेंगे, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 लेते हैं और उसके मान लेते हैं कि कुछ बायस भी है नेटवर्क में, तो बायस लेते हैं। तो ये समेशन पार्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक नॉन लीनियर, सपोज एक सिग्मॉइड फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास। तो इस तरह से फॉरवर्ड पास है। तो जो भी हमारा नॉइसी डेटा आया, अब ये क्या हुआ कि W1 को इनपुट लिया था, W1 W2 W3 W4 को इनपुट लिया था, यहाँ W1 डैश जनरेट कर दिया। अब क्या है कि इनपुट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टोटली डिफरेंट है। तो क्या हो रहा है कि ये सारा जो आउटपुट आएगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि फॉरवर्ड पास में डिफरेंस जो है ये प्रोपेगेट होता चला गया। अब क्या है कि जब हम नेटवर्क को
ट्रेन करेंगे। तो ट्रेन करने का क्या मतलब होता है? ट्रेन करने का मतलब होता है अगर हमारे पास सिंपल परसेप्ट्रॉन है तो हम बायस को लर्न करेंगे, ये जो न्यूरॉन का वेट है उसको लर्न करते हैं। तो जब हमारा इनपुट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टोटली डिफरेंट जा रहा है, तो जब हम उसको ट्रेन करके वापस आते हैं तो पता चला कि ये सारा चीज चेंज हो गया। तो ये सारा अपडेशन पर भी अफेक्ट पड़ा। तो इससे क्या हो गया कि जब इनपुट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया। तो इस तरह से अफेक्ट होता है। अब इसको मोर जनरल फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि जो ऑथर्स है इस पेपर का, उन्होंने क्या किया, वो बता रहे कि सपोज हमारे पास 2 लेयर का नेटवर्क है, तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉस को मिनिमाइज करना। तो अगर हमारा यहाँ जो आउटपुट होगा, तो आउटपुट जैसे ये मान लीजिए कि ये F1 है, तो जो यहाँ पर जो आउटपुट होगा उसके लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेयर 2 है वो लेयर 1 के इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ लेयर 1 जो है बाहर के इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो लेयर 1 के लिए जो F1 है, वो F1 को इन्होंने आर्बिट्ररी ट्रांसफॉर्मेशंस रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर परसेप्ट्रॉन यूज कर रहे थे, कोई नेटवर्क हो सकता है। तो एक जनरली आर्बिट्ररी ट्रांसफॉर्मेशंस है जो इसको लर्न करके एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशंस और लर्निंग पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो लर्निंग पैरामीटर्स जैसे यहाँ न्यूरॉन वेट और बायस था, यहाँ पर अदर्स भी हो सकते हैं। तो अब इसका जो लर्निंग है, मतलब जो हम लॉस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, वो टोटली डिपेंड करेगा इसके लर्निंग पर। तो इसके लर्निंग प्लस इसका जो नेटवर्क पैरामीटर है उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि ये इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दिए इक्वेशन, ये जो आउटपुट आया है x वो यहाँ डाल दिए और इसका लर्निंग पैरामीटर के लिए तो ये डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि इनपुट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जब अंदर से डिफरेंट इनपुट गया तो ये पूरा चेंजेस कर दिया और ये चेंजेस प्रोपेगेट हो गया। अब है कि बैक प्रोपेगेशंस में ये चीज कैसे होता है? तो हम बैक प्रोपेगेशंस क्या करते हैं, जितना भी लर्निंग पैरामीटर्स है उसका वेट अपडेट करने का एक ही तरीका होता है, वो बैक प्रोपेगेशंस होता है जनरल न्यूरल नेटवर्क में। तो आप देखिए यहाँ पर ये ओल्ड वेट लिया, ये न्यू वेट लिया, ये लर्निंग पैरामीटर्स है, और उसके बाद ये लर्निंग रेट लिया और ये बैच साइज एम लिया, हमारा मिनी बैच साइज एम चल रहा है। तो i=1 to m लिया और मतलब अपने ये xi जो है इनपुट पहले से आ रहा है वो है, लर्निंग वेट्स है, तो जो मतलब इसका लॉस कैलकुलेट हुआ है वो लॉस को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग पैरामीटर फाइव। तो इस तरह से जो आउटपुट आया वो लर्निंग पैरामीटर्स का वेट अपडेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है बैक प्रोपेगेशंस के बाद भी डिस्टेबलाइजेशन से स्टार्ट हो गया, और इससे क्या हुआ कि सारा इशूज जो है जनरेट होना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हम जब इनपुट पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं तो हम कुछ खास मतलब क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हैं। इनपुट पैरामीटर्स का कुछ खास क्राइटेरियाज को डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क वाइडनिंग। नेटवर्क वाइडनिंग में क्या होता है कि 3 इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मेट में पहला क्या होता है कि जीरो मीन। तो भाई जीरो मीन से क्या अचीव होता है? जीरो मीन से ये अचीव होता है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो हम क्या करते हैं, वो 1 यूनिट को वेरिएट करते हैं। यूनिट कोवेरिएट से क्या होता है? स्टेबल नेटवर्क होता है, नेटवर्क में स्टेबिलिटी आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको बोलते हैं डी कोरिलेटेड इनपुट। तो डी कोरिलेटेड इनपुट से क्या होता है, नेटवर्क में जनरलाइजेबिलिटी आता है। तो इस तरह से और मतलब नेटवर्क का स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाता है और आपका जो सिस्टम जो ट्रेन हुआ है वो ज्यादा जनरलाइजेबल हो जाता है। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट थिंग होता है। अब बैच नॉर्मलाइजेशन पेपर में क्या किया इन्होंने, इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए
जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हमने यहाँ दिखाया, ये आप देखिए, इस पोर्शन को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि कैसे वो चेंज करते हैं नेटवर्क में। तो जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद उन्होंने एक बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर लगा दिया। बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर लगाने के बाद हम ये पार्ट जो भी अपना नेटवर्क का पार्ट है वो काम कर रहे हैं। तो इसमें फिर क्या हो रहा है कि आप देखिए कि यहाँ पर इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हो रहा है। ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन नियर टू जो हमारा नेटवर्क वाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके आसपास आ चुका है। तो इससे क्या होता है कि ऑथर्स ने क्लेम किया कि हम जो इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट्स के कारण जो इश्यूज होता है उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आज कवर करना चाहता था। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगा बैच नॉर्मलाइजेशन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।